मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कि चुनाव में जो विषय उठे सबसे ज़्यादा, संविधान आरक्षण और अग्निवीर। आज हम चर्चा करेंगे अग्निवीर के बारे में, क्योंकि बहुत चर्चा है कि उसको अग्निवीर में बदलाव आना चाहिए, लेकिन उसके पीछे के बारे में हम विचार करेंगे तो देखेंगे वो योजना थी क्या, और नरेंद्र मोदी द्वारा वो अग्निवीर योजना क्यों लाई गई, और विपक्षी नेताओं द्वारा सबसे ज्यादा विरोध उसी योजना का किया गया। बड़ा बारीकी से अध्ययन करने पर, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन बड़ा बारीकी से अध्ययन किया कि वो अग्निवीर योजना थी क्या, उसका क्या नफा था, क्या नुकसान था। क्योंकि सामाजिक रूप से काम करते करते और जो देशभक्त लोग थे, बड़े समझदार लोग थे, उनसे भी चर्चा हुई, जाने अनजाने में वो भी अग्निवीर पे बात करते कि अग्निवीर आ गया, ये आ गया। लेकिन 2 साल से 3 साल से यही चर्चा सुनते सुनते, जब चुनाव परिणाम भी आए, उससे पहले भी कई जगह बात हुई हमारे मित्रों से कि अग्निवीर योजना जमीन पर है, उसका थोड़ा विरोध है, और एक आरक्षण संविधान का मामला, जो नैरेटिव इस देश में गढ़ा गया। तो चुनाव के बाद अब मन हुआ कि उस योजना का ऐसा क्या प्रभाव था कि वो नीचे तक ले जाया गया। तो उसमें पहले तो उस योजना के बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी उस योजना को लेकर आए, क्यों लेकर आए, और उनके फायदे क्या थे। सबसे बड़ी पहली बात तो आपको ध्यान होगा, हमारे जो सीडीएस थे, पहले थल सेना अध्यक्ष थे, फिर वो चीफ आर्मी स्टाफ हुए, डिफेंस स्टाफ, जनरल विपिन रावत। उनका आपको भाषण ध्यान होगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पर चुनौती है। 2.5 मोर्चा कौन सा? पाकिस्तान, चाइना और इस देश के अंदर भी, क्योंकि बड़ी शक्तियां इस देश के अंदर भी हैं जो नक्सलवाद, माओवाद और ट्रंप की भाषा में कहूं तो इस्लामिक आतंकवाद, क्योंकि ये शक्ति इस्लामिक आतंकवाद बोलने की किसी में रही तो वो ट्रंप में रही, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो भारत में भी इस्लामिक कट्टरपंथता और इस्लामिक आतंकवाद, उसी इस्लामिक आतंकवाद की थ्योरी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, हिंदू यानी भगवा आतंकवाद के बारे में। नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सा घुमा हूं और बहुत से ऐसे संतों में भी रहा हूं, और वो बारीकियां भी जानता हूं। असीमानंद जब वो अंबाला जेल में थे, उनके जेलर, वो सारी बारीकियां को अभी यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं। किस तरह से उस समय के कालखंड में संतों को, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर भी थी, उनको फंसाने का काम किया गया। दिग्विजय सिंह एंड कंपनी और बहुत से लोग हैं उसमें, कभी उस पर भी बड़ी गहरी चर्चा कर सकते हैं, एक अंक बनाएंगे उस पर भी। लेकिन मूल ये था कि उस थ्योरी को गढ़ना। लेकिन सबसे खतरनाक जैसे नक्सलवाद है, तो इस्लामिक आतंकवाद भी एक पूरे विश्व पे खतरा है। तो मोदी जी जो योजना लाए वो 2.5 मोर्चे पर लड़ने, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है देश के, और प्रधानमंत्री की बहुत सी मजबूरियां हैं, वो बोल नहीं सकते। उनके कृत्यों से ही देश को समझना होता है। प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई, सफाई अभियान चलाया, तो देश ने सफाई अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर केदारनाथ की गुफा पर बैठे तो वहां पर लोगों की भीड़ लग गई, और खासतौर युवाओं की। जिस किसी को भी, क्योंकि मुझे बहुत टूर करने का स्वाभाविक और सौभाग्य प्राप्त है, और बहुत से लोगों को तीर्थ यात्राओं को ले जाने का सौभाग्य, तो सब बच्चे यही कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी ले जाता हूं, तो बच्चे कहते थे कि हमें केदारनाथ ले जाए। जहां जहां मोदी के पांव पड़े, वहां वहां युवाओं का मन किया कि उसी तीर्थ पर जाना है।
काशी विश्वनाथ की बात आई तो सबका ध्यान काशी विश्वनाथ, अब रामलला की बात आई तो सबका ध्यान रामलला की ओर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो आचरण करता है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो बात सही ढंग से हिंदू को स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन वो प्रतीक रूप में उसको करता है देश का जब प्रधानमंत्री, तो उसका असर होता है। तो नरेंद्र मोदी ने भी बिना कहे इस देश को बचाने के लिए एक योजना लेके आए, अग्निवीर, लेकिन उसका नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया, क्योंकि इस योजना से सबसे ज्यादा खतरा उन देश विरोधियों शक्तियों को था कि अगर यह योजना आ गई तो इस देश का भारतवासी नागरिक, हिंदू नागरिक, उसको बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे आपको पता होगा, अभी इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध हुआ गाजा पट्टी में, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी बेटी द्वारा भी हथियार आपने देखे होंगे, यानी कि वहां के बड़े बड़े राजनेता के बच्चे भी हथियार लेकर चलते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री की। और हम भारतीय बड़े खुश होते हैं, चर्चा करते हैं कि इजराइल से सीखो। वहां के नेता के बेटे को भी क्या बनना पड़ता है, एक सैनिक, यानी हर व्यक्ति की 2 साल की सैनिक की ट्रेनिंग। भारत में भी इसी योजना को नरेंद्र मोदी ने लाया। उसका मकसद क्या था, पहले तो उस पर जाएंगे, क्योंकि पहले तो उस योजना के बारे में जानेंगे कि उस योजना का फायदा सिर्फ किसको था। बहुत सा बनाया कि बेरोजगार हो जाएंगे, ये होंगे। पूरे विश्व में कोई एक योजना अगर मुझे कोई बता सकता हो तो बता दे, क्योंकि अग्निवीर योजना में 17 साल से लेकर और 21 साल के बच्चे को नौकरी मिलनी थी, और वो नौकरी थी 4 साल की। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, वो नौकरी थी 4 साल की, यानी कि 17 साल का जो बच्चा है अगर उसको नौकरी मिलेगी तो वो 21 साल तक कर पाएगा। 18 साल का बच्चा है तो वो 22 साल तक कर पाएगा। 19 साल का बच्चा है तो वो 23 साल तक नौकरी कर पाएगा। 20 तक है तो वो 24 साल तक नौकरी कर पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा उसमें उम्र थी 21 वर्ष, कोरोना से पहले। तो बाद में मामला आया कि इसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ा दी जाए क्योंकि भर्ती नहीं हुई। तो 21 वर्ष का जो बच्चा नौकरी करेगा उसमें 25 साल तक वो नौकरी करेगा। लेकिन देश में माहौल बनाया कि इससे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बताओ, 17 साल का कोई बच्चा क्या रोजगार होता है? अभी तो उस पर बाल श्रम लागू हो जाता है। और उस योजना में 17 साल की उम्र में 20 से लेकर 30 हजार की उसकी सैलरी थी, मिलनी है, उसकी ट्रेनिंग होनी है, और 11,71,000 रुपए उस बच्चे को जो उसमें जाएगा अग्निवीर योजना में, उसको एकदम जब वो वापिस आएगा 4 साल बाद तो 11,71,000 रुपए तनख्वाह के अलावा एक मुश्त मिलने हैं, और 48 लाख रुपए का उसका बीमा कवर भी है। आप कल्पना करेंगे, लोग कहते हैं कि वो मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, जैसी बात की। पहली बात तो 4 साल में उसकी 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग है। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनेगी तो उसको मोर्चों पर नहीं भेजा जाएगा। ये अंदरूनी बात बता रहा हूं कि वो उसको भी, क्योंकि अनुभवी सैनिकों को ही मोर्चे पर भेजा जाता अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती। उनको तो केवल ट्रेनिंग और फौज की ट्रेनिंग थी, और ये था कि उसमें 25% जो उस सेना उसमें सीखेंगे अग्निवीर में, उनको परमानेंट सेना में नौकरी मिल जाएगी। 25 और उससे भी ज्यादा लोगों को, कोई हरियाणा सरकार ने कहा, यूपी सरकार ने कहा, उत्तराखंड सरकार ने भी कहा कि हम इसको नौकरी देंगे। और भी बहुत से बैंकों ने, प्राइवेट कंपनियों ने कहा, क्योंकि जो एक सिपाही की योजना से आएगा, जो सेना का कमांडर हो, उसका अनुशासन जबरदस्त होगा तो उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं करेगा तो 21 साल का बच्चा, उसके हाथ में 12 लाख नगद, और उसकी 12 चौक 48 महीने की उसकी 20 से लेकर 30 हजार रुपए तक की तनख्वाह, यानी लगभग 24-25 लाख रुपए उसके पास होंगे। तो वो 25 लाख में कोई भी अपना व्यापार भी कर सकता है। कितनी बढ़िया योजना थी। और अब जैसे 17 साल में बच्चा फर्स्ट 10वीं में, 16 साल की उम्र में 10वीं करता है, +1 +2 करता है 19 साल में, और 22-23 साल का वो ग्रेजुएशन करता है। तो उस योजना में 1 साल में अलग डिग्री थी,
2 साल में डिप्लोमा की डिग्री थी, 3 साल नौकरी करता है तो उसको बीए पास की डिग्री भी मिलने वाली थी। कोई ऐसी धरती पे पढ़ाई है कि बच्चा पढ़ाई भी करे और पढ़ाई के साथ उसको डिग्री मिले और 25 लाख रुपए साथ में मिल जाए। लेकिन ये अग्निवीर योजनाओं में उस बच्चे को 25 लाख, 11,71,000 एक मुश्त और उसकी तनख्वाह मिलती, यानी लगभग 24-25 लाख रुपए उस व्यक्ति को, बच्चे को मिलते ताकि वो व्यापार कर सके। नहीं तो 25 लाख उसको अलग मिलते, उनको नौकरी मिलती, सेना में मिलती। 17 साल की उम्र में कभी भी कोई कमाना शुरू नहीं कर पाता। लेकिन अग्निवीर एक ऐसी योजना थी जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी लाखों रुपए कमा सकता था। और सबसे बड़ी बात, जो 17 साल से लेकर 22, 23, 24 साल तक की नौकरी में नशों की ओर बच्चा जा रहा है, उसका भी ध्यान, क्योंकि जो एक अखाड़े में पहलवान होता है वो नशों से बचता है, जो फौज की दौड़ लगाता है, फौज की ट्रेनिंग करता है, वो भी नशों से बचता है, उससे भी बचता। लेकिन मुझे लगता है कि इस योजना के पीछे पैसा देने के साथ साथ अपने युवाओं को, भारतवासियों को फौज की ट्रेनिंग देने से के अलावा एक और भी अंदर विषय होगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे दायित्वों पर हैं कि वो खुलकर कुछ बातें नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोगों को, हम हिंदुओं को, हम भारतीयों को, जो इस देश के लिए जी रहा है उसी को कमजोर करना है। ये सदियों से आता हुआ जा रहा है। इसीलिए ईरान, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक ये भारत था, खंड खंड हो गया। अब आप सोचिए उस योजना के पीछे जो मुझे लगता है क्या था। क्योंकि विपिन रावत ने कहा था कि 2.5 मोर्चों पर लड़ाई है, तो एक मोर्चा पाकिस्तान और चाइना, आधा मोर्चा हिंदुस्तान। कभी भी युद्ध हो जाए पाकिस्तान के साथ तो यहां का जो इस्लामिक कट्टरपंथी या इस्लामिक आतंकवादी व्यक्ति है, बहुत बड़ी संख्या है रोहिंग्या की, बहुत से लोग आज भी पाकिस्तान को प्यार करते हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, फिलिस्तीन से जोड़ते हैं। खलीफा आंदोलन हुआ, जब मैंने कल भी चर्चा की थी, किसी अंक में करेंगे, तो उसके साथ इस्लामिक कट्टरपंथ अपने आप को जोड़ता है। और जब भी आप देखेंगे भारत में दंगा होता है तो हिंदू भारतवासी के पास घर में एक लाठी भी नहीं मिलती, और उन लोगों के पास बड़े बड़े हथियार हैं, आत्मघाती दस्ते हैं, जिहाद है और अलग अलग तरीके की पढ़ाई है उनके पास कि कैसे काफिरों को मारना है। जहां जहां उनकी जनसंख्या ज्यादा है वहां हिंदू का पलायन हो जाता है और हिंदू मरता फिरता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोचा कि इस योजना से एक तो वो धन से मजबूत होगा, जो व्यक्ति ट्रेनिंग लगेगा, और हर गांव में 50, 100, 200, 300 लोग ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास हथियार का लाइसेंस तो हो ही जाएगा, ट्रेनिंग उनकी फौज की हो जाएगी। तो कभी भी ऐसी परिस्थितियां देश में पैदा हो जाएं गृह युद्ध की, या वो जो देश के दुश्मन है वो सक्रिय हो जाएं देश के अंदर, मिलिट्री बॉर्डर पर लड़ रही है, लेकिन वो बच्चे जो 4 साल की नौकरी करके घर पे व्यापार करेंगे तो उनके पास भी सेना की प्रैक्टिस होगी, अनुभव होगा सेना का लड़ने का उनके पास। तो अंदर का जो मोर्चा है उसके साथ लड़ा जा सकता है। अंदर का जो मोर्चा भारत में देशद्रोहियों का जो मोर्चा है उसके साथ लड़ा जा सकता है। इसलिए ये योजना लाई गई होगी ताकि हर गांव में, हर कस्बे में, शहर में भारतवासी के पास कुछ हथियार हो और फौज की ट्रेनिंग हो, ताकि अगर कल को ऐसी, और देखना ये परिस्थितियां बड़ी जल्दी बनेंगी आपके होते हुए, हमारे होते हुए, अगर भगवान ने हमारी उम्र लिखी तो ये दिन याद रखना, ये परिस्थितियां बड़ी जल्दी बनने वाली हैं। क्योंकि बहुत से लोग, बड़ी अच्छी बात लगी है, किसी व्यक्ति ने कहा ये तो अभी भाजपा की सरकार आ गई मोदी की तो जय फिलिस्तीन का नारा लगा। अगर ये कांग्रेस की सरकार इस देश में अब बन गई होती तो ये नारा लगता जय पाकिस्तान, तो कोई बोलने वाला नहीं था। किसी ने अच्छी बात कही, आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो इस योजना को लाने का मकसद घर घर में, हर गांव में एक फौजी तैयार करना था, और वो फौजी फ्री में भी तैयार नहीं हो रहा था, बदले में उसको 25 लाख रुपए का धन भी उसको मिल रहा था उस बच्चे को। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस राष्ट्र विरोधी ताकतों ने इसी अग्निवीर योजना को ही किया, संविधान के साथ साथ, क्योंकि जाति का भेद
और दूसरा अग्निवीर योजना। तो उन्होंने अग्निवीर योजना को असफल करने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक प्रयास किया, क्योंकि उनको पता था कि भारतवासियों के पास अगर कल कोई ऐसी परिस्थिति हो तो इनके पास लड़ने का कोई अनुभव नहीं, विरोध करने का कोई अनुभव नहीं। अगर इस तरह से अगर लगातार अग्निवीर योजना चलती गई तो गांव गांव में सैनिक तैयार हो जाएंगे जो भारत माता के लिए लड़ना सीख जाएंगे, समाज को अनुशासित करना सीख जाएंगे। लेकिन वो देश विरोधी ताकतों को मंजूर नहीं। और दुर्भाग्य है हम भारतीयों का, एक देश का प्रधानमंत्री इस देश को सबल बनाने के लिए उसका क्या है, वो तो चला जाएगा। 15 साल प्रधानमंत्री, 15 साल उप मुख्यमंत्री रहे, अब क्या लेना है। लेकिन इस भारत की आन बान शान के लिए लड़ रहा था और इनडायरेक्ट भाव में आपको समझा रहा है हर विषय को। लेकिन हम भारतीयों की कमी है कि हमने सदा अपने संतों को, अपने श्रेष्ठ पुरुषों को कभी सम्मान नहीं दिया, केवल अपमान ही किया, अपने ग्रंथों का भी अपमान किया। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। अगर कोई दो व्यक्ति बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं परिवार में, तो एक व्यक्ति आकर ऐसा नैरेटिव बनाता है, ऐसी बात कह देगा जाने अनजाने में, अरे बंद करो, क्या रामायण चला रखी है। आपस में बात करने को कहते हैं, फालतू बात जब हो रही होती है कहते हैं क्यों रामायण छेड़ रखी है, ताकि हमारे समाज, हमारे बच्चों को लगे कि रामायण का मतलब फालतू की बातें, हम समझ ही ना पाए। जब परिवार में कोई बहस हो रही हो, झगड़ा आपस में किसी बात पे तकरार होती है, तो परिवार का ही कोई व्यक्ति क्या कहता है, क्यों महाभारत कर रखी है। यानी बच्चे, आने वाली पीढ़ियां समझे झगड़े का नाम केवल महाभारत, उस मूल भावनाओं को ना समझ पाए। ये हमारी स्थिति है। और हमने अपने ग्रंथों को, अपने श्रेष्ठ नेताओं को हमने दुत्कारा। समय आने पर जब वो चले जाते हैं 200 साल बाद याद आता है कि सुभाष चंद्र बोस होते तो आज क्या होता। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस का अवध हो गया, लेकिन भारतवासियों ने उस समय नेहरू का ही साथ दिया, उस सुभाष चंद्र बोस को भूल गए। सरदार पटेल के साथ कितना बड़ा अत्याचार गांधी नेहरू ने किया, एक भी वोट नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनवा दिया। लेकिन भारत के लोग उसी नेहरू को पूजने लगे 15-15 साल, फिर उनकी बेटी को राज दिया। ये कभी नहीं किया कि तूने सरदार पटेल के साथ धोखा किया। आज बातें करेंगे, सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो देश का नक्शा बदल गया। लेकिन उस समय यही स्थितियां जब 20-30 साल बाद जब भारत के ऊपर इतना बड़ा संकट आएगा, फिर कहेंगे कि मोदी अगर रहता तो ये करता, तो ये हो जाता। लेकिन जब वो होता है व्यक्ति, तब हमें समझ नहीं आती। अभी भी समय है समझने का कि बारीकी से हमें समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री कोई विषय लेकर आए हैं और इतनी बुराई भी हो रही है, लेकिन उस बात पे वो अड़िग हैं, तो उसके पीछे कोई मतलब है। नहीं तो उनको क्या मतलब है, ठीक है हो जाए, ना बने सेनापति, ना जाए, और एक नौकरी 25 लाख रुपए दे रहे, बचते ही है। 50-50 हजार नौकरी, 1-1 लाख नौकरी हर साल निकालनी थी। और अपने बच्चों को, मैं वही फिर कह रहा हूं, 21 साल की उम्र में कौन बच्चा 25 लाख रुपए कमा के आपके घर लाता है कोई नौकरी में। लेकिन देश की सरकार उसको 25 लाख रुपए भी दे रही थी और उसको सैनिक भी बना रही थी और अपनी भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत कर रही थी। लेकिन हम लोगों ने विरोधियों के, देश विरोधी शक्तियों के बहकावे में आकर, क्योंकि जमाना नैरेटिव का है, ऐसे नैरेटिव में फंसे। और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आरक्षण और अग्निवीर योजना बना। मुझे हैरानी होती है कैसे नीचे तक मामला जाता है। मेरे बड़े परिचित है, बड़े बीमार व्यक्ति हैं, वो उनका मिलना जुलना रहता, और 74 साल की उनकी उम्र है। तो मैंने कहा कि कैसा लग रहा है चुनाव में, क्या रहेगा। बोले मोदी ने बहुत अच्छे काम कर दिए, बहुत अच्छे काम कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहा, बोले एक काम गलत कर दिया। ये 74 साल का अनपढ़ व्यक्ति की बात बता रहा हूं, जिसको इस देश से कोई लेना देना नहीं। मुझे कहने लगे ये अग्निवीर योजना है ना, ये बड़ी खराब कर दी। बताओ, 74 साल के व्यक्ति ने ना किसी फौज में जाना, वो कैंसर का मरीज है खुद से, उसने किसी फौज में नहीं जाना, किसी व्यवस्था का उसको नहीं पता अग्निवीर। मैंने कहा अग्निवीर है क्या? बोले सुना है कि सेना में बच्चे खराब करने हैं। ये शब्द, यानी कितना नैरेटिव उन लोगों के पास, एक बुजुर्ग के पास जिसके पास लंबे चौड़े ये फोन भी नहीं है, उन तक ये मैसेज पहुंचाया गया। समाज में कितना घातक मैसेज एक बुजुर्ग के पास होना। तो ये सही था कि ठीक है हमारे बच्चे मजबूत बनेंगे, फौज की ट्रेनिंग लेंगे, बलिष्ठ बनेंगे, नशे से दूर रहेंगे, घर में पैसा आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इसी नैरेटिव का किया। तो मेरे कहने का मतलब कि ये योजना को फेल करने के लिए इन शक्तियों ने काम किया।
और इस पर्दे के पीछे जब धीरे धीरे आपको पता लगेगा, आज भी वो शक्तियां लगी हैं कि किसी तरह से ये योजना खत्म हो, हथियार, सेना की ट्रेनिंग हमारे गांव गांव ना पहुंचे। इसलिए वो लोग आज भी ये चाहते हैं कि सबसे पहला काम अग्निवीर योजना कैंसिल करने का होना चाहिए। देखो आगे क्या होता है, मोदी जी इस पे कितना स्टैंड ले पाते हैं, कितना मजबूत हो पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मेरी ये बात आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।